एम्बेसडर डोगरा, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी जरूरतें भी, केवल हम इकोनॉमी की ही नहीं बात कर रहे हैं बल्कि जिस सस्टेनेबिलिटी का भी जिक्र बलराम जी ने यहाँ पर किया है। ये चीजें पृथ्वी की आवश्यकता है, दुनिया की आवश्यकता है, पर क्या ये कहीं पृष्ठभूमि में चली जाती है और क्या भारत इन्हें फोरग्राउंड में रख पाएगा? मैं काफी देर से आपके प्रश्नों की तरफ ध्यान दे रहा था, जैसे देता हूं हमेशा, और जो वक्ताओं के वक्त थे या बयान थे उनको भी बड़े ध्यान से सुन रहा था। चीन, शी का आना या ना आना, और दूसरी चीज जो आपने एक सवाल पूछा था बीच में कि हिंदुस्तान के अंदर इसकी कितनी जागरूकता है G20 की। तो पहले तो इन दो का मैं जवाब दूं। मेरा यहाँ आना जरा मुश्किल था क्योंकि मैं एक गोष्ठी में था और काफ़ी लंबी समय से उसकी कमिटमेंट थी, पर आपकी टीम का आग्रह ऐसा था कि मैं हिचकिचा रहा था कि वहाँ रहूं या यहाँ हूँ। तो फिर आखिर में मैंने ना तो कर दी थी। तो जब उनका बार बार फोन आया तो मैंने कहा भाई मैं अभी लंच खा रहा हूँ, चीनी लंच है। तो कहते अब तो बिल्कुल ना आप खाइए, वो नहीं आ रहा तो आप लंच खा रहे हैं चीनी। सो मैं यहाँ आ गया। पर जैसे मैं आ रहा था मैं सोच रहा था कि मैंने तो ना करते हाँ कर दी, हो सकता है शी भी ना करते हाँ कर दें। तो अभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो नहीं आएंगे। अगर वाकई नहीं आए तो उसमें हमारा इतना नुकसान नहीं है, भारत का इतना नुकसान नहीं है जितना उनको अपॉर्चुनिटी लॉस है। क्योंकि यहाँ आएंगे तो फोकस बाइडेन और शी के ऊपर रहेगा। उनकी मीटिंग्स को, शी की मीटिंग्स प्रधानमंत्री के साथ, दूसरे लीडरों के साथ, वो करोड़ों लोगों तक वो जाएंगे। अगर वो नहीं आए तो कई तरह की अटकलें लगेंगी, जैसे हम अभी भी लगा रहे हैं कि वो रूठे हुए हैं, गुस्से में हैं, नाराज हैं या उनके कुछ तबीयत खराब है। सो इस टाइप के अटकलों से उनको फायदा नहीं है। आएंगे तो अतिथि देव भव, जो भारत की संस्कृति है वो होगा, नहीं आएंगे तो लॉस ज्यादा उनका है। दूसरा सवाल जो आपका था कि भारत के अंदर इसकी कितनी जागरूकता है। कोई 6 महीने पहले मैं पुणे और कुछ दूसरे सिटीज में गया था लेक्चर देने के लिए। तो वहाँ कभी ड्राइवर से, कभी जो मेरे को रिसीव करने आए थे उनसे मैं पूछ रहा था कि भाई G20 के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो कहते देखिए 320 में तो हम तो अभी भी जो मैच हो रहे हैं हमको बहुत अच्छे लगते हैं। तो मतलब G20 का 6 महीने पहले कुछ ऐसा अभी हाल में जब मैं बाहर जाता हूँ या दिल्ली में हूँ तो G20 की उत्सुकता, उसमें क्या डेवलपमेंट होगा, क्या दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन है, इसमें इंटरेस्ट। इंडिया हैज बिकम इंटरनेशनलाइज्ड। थिंग ऑफ G20 हैज बिकम ए कॉमन कॉज और एक मैटर is a strong word. Now, आपने जो अभी सवाल पूछा कि ये जो मुद्दे हैं इनको कैसे देखा जाए। देखिए जब कॉन्फ्रेंस होती है और आपके टेबल पे जो बैठे हुए हैं मेरे साथी, वो भी शायद इसी से इत्तेफाक करेंगे, जब कॉन्फ्रेंस होती है तो एक एक्साइटमेंट होती है। कॉन्फ्रेंस से पहले एक्साइटमेंट होती है, कॉन्फ्रेंस में भी एक्साइटमेंट होती है कि पता नहीं हम कुछ ऐसी अर्थ शेकिंग डिसीजंस लेंगे कि दुनिया का रंग रूप नक्शा बदल जाएगा। और जब कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो हमारे जैसे जो अटेंड कर रहे होते हैं वो तो थक के घर चले जाते हैं और बाकी जो है नई सुर्खियों की तलाश में होते हैं। सो हमको इतना ज़्यादा इससे कुछ एम्बिशियस रोल नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, प्रैक्टिकल रोल अडॉप्ट करना चाहिए। और वो प्रैक्टिकल रोल में हमको सबसे ज़्यादा ये देखना चाहिए कि आर्थिक स्थिति किसी भी देश की दुनिया में इतनी अच्छी नहीं है
कि वो दूसरों की मदद कर सके, अपनी मदद कर सके, वही बहुत है। तो अगर कोई मिनिमम सा प्रोग्राम जो प्रैक्टिकल हो, ये नहीं कि जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट ने कहे पर हुआ कुछ नहीं। सो ऐसे ख्याली पुलाव ना हो, जो हो सकता है मिनिमम प्रोग्राम वो कर सके। और दूसरा ये है कि मतभेद ज़्यादा ना हो, अगर चीन के ना आने से मतभेद कम हो सकते हैं तो और अच्छा। हमारे साथ जो कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं अलग अलग देशों से, हम उनके पास भी एक एक करके अब चलते हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हैं, यूएई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर दाऊदी, किस तरीके से यूएई में इस इनवाइट को देखा गया है? कैसे, क्या वहां पर इस बात को लेकर एक्साइटमेंट है, क्या उत्सुकता है कि क्या होगा, कैसे होगा? ऐसा देखें, आपके तमाम सवालों को मैं सुन रहा था और ये तमाम सवाल जो है बहुत जमीनी इसकी जो हकीकत है उससे जुड़ी हुई हैं और आपके जो व्यूअर्स हैं इन तमाम का इंटरेस्ट इस तरीके के सवालों में है। अब चूंकि आपने अंतर्राष्ट्रीय तमाम एक्सपर्ट्स को अलग अलग जगहों से यहाँ पे बिठाया है, तो आप अगर मिडिल ईस्ट की या गल्फ की बात करें तो देखिए यही तो एक खास बात है जो इस साल हिंदुस्तान ने, भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में साबित किया है कि जो G20 अब तक कहीं न कहीं एक टेस्ट मैच की तरह चल रहा है। आप देखें कि बहुत सी, कभी उसमें धीमी गति, कभी उसमें बहुत से वादों का पूरा नहीं होना, एजेंडे का सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना। उस G20 को भारत ने इस बार T20 की तरह खेला है। भारत को ये पता था कि कैसे इस एक साल की प्रेसिडेंसी को उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। और अभी हमारे कुछ एक्सपर्ट जो कह रहे थे, मैं यूएई पे भी आता हूँ, मिडिल ईस्ट पे भी आता हूँ, कुछ एक्सपर्ट कह रहे थे कि भारत ने अपने 140 करोड़ भारतीयों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा। मैं कहना चाहता हूँ इसके अलावा ये भी हुआ कि पूरी दुनिया को भारत के इस जमीन पे भी इस G20 के जरिए भारत ने बहुत स्मार्टली रखा और ये एक ग्लोबल साल बन के रह गया, गोल्डन ईयर कह सकते हैं, गोल्डन ईयर बन के रह गया। ग्लोबल एक जो सिचुएशन बनी वो कैसे, सबसे पहले आपने देखा कि कैसे हम अभी आजादी के अमृत महोत्सव के काल से गुजर रहे और वैसे में इसी साल इसी महीने कुछ दिनों पहले हम चांद पे भी अपने तिरंगे को पहुंचा के आए। और जब ये G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिली थी दिसंबर में, हमें पता था कि वक्त बहुत कम है और किस तरीके से इस G20 को T20 करते हुए G200 तक, अभी वोरा साहब भी कह रहे थे, दूसरे भी जो पैनलिस्ट थे कह रहे थे कि 200 मुल्कों को हम ये जान रहे हैं कि कैसे इसका जो थीम भी स्मार्टली सिलेक्ट किया गया था कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब उसको थीम को सही तरीके से साबित करने के लिए कुछ एक्टिविटीज भी तो करनी पड़ती है। हमने वैक्सीन बैटरी का जो काम किया, साथ में आप देखें कि लगभग 125 ऐसे कंट्रीज को उनके व्यूज लिए गए और कैसे ये G20 जो आप देखें इसमें लगभग 19 मुल्क और यूरोपियन यूनियन की जब हम बात करते हैं, 125 और कंट्रीज को उनके व्यूज को लेना और इसको पूरा ग्लोबल बनाना और जो उन मुद्दों पे जो हमारी जमीनी मुद्दे से, जो रोज की आर्थिक के मुद्दे जुड़े हुए, चाहे आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, टेक की बात करें, कैसे इस G20 से दिल्ली के अंदर इसको करके और इस तरीके से करके पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को इसकी समझ आ सके और कैसे उन तक ये बात पहुंचे कि ये G20 जो बहुत से लोग G7, G20, आप ब्रिक्स की बात करें, नहीं जानते थे, इन तमाम ग्लोबल मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने का काम हुआ। और आज बहुत से लोग पूरी दुनिया ही में नहीं बल्कि खुद हिंदुस्तान के अंदर गांव का जो एक मुल्क होता है, जो हमारा हिंदुस्तान फार्मर्स का एक मुल्क है, वहां तक इन बातों को पहुंचाने की कोशिश हुई और इसमें कामयाबी मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है कि इस तरीके से इसको प्लान किया गया और कैसे उन तमाम लोगों तक पहुंचे। देखिए जियो पॉलिटिकल बातें तो अभी मैं और करूंगा, थोड़ा वक्त मुझे दीजिएगा, लेकिन मैं इसका फायदा ये कह रहा हूँ कि अगर ये तमाम चीजें हमारे मुल्क के अंदर हमारे 140 करोड़ भारतीयों को भी तमाम लोगों तक ये पहुंचे, इसकी अहमियत का अंदाजा हो कि दुनिया में किस तरीके से भारत
एक कामयाबी की तरफ जा रहा है, कैसे ग्लोबल साउथ का लीडर, कैसे पूरा एक प्लेयर बनता जा रहा है पूरी दुनिया के पटल पे, ये बहुत अहम है। और मैं आपके आज तक के जरिए उन तमाम व्यूअर्स को जो खास तौर से हम आपके कमेंट्स को भी पढ़ते रहते हैं, उसमें देखते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें G20 में कितने कंट्रीज हैं मैं अंदाजा नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं G7 में कितने कंट्रीज है। आज तक के इस चैनल के जरिए मैं आपके उन तमाम व्यूअर्स को भी आज के मौके पे बताना चाहूंगा कि अगर वो सिर्फ 5 ऐसे वर्ड्स को समझ लें और वहां तक ये बात चली जाए तो पूरे 20 उन कंट्रीज का नाम भी याद कर सकते हैं और साथ साथ ये समझ सकते हैं कि आज 9 और 10 सितंबर को कैसे पूरी दुनिया के वो तमाम लीडर्स, चले एक दो लीडर्स नहीं भी आएंगे लेकिन वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद होंगे उन G20 कंट्रीज के। और जो हमारी गेस्ट लिस्ट है, उस गेस्ट लिस्ट में आप जैसे आपने तमाम उन कंट्रीज का नाम भी लिया, खास नाम मैं लेना चाहूंगा, आपने यूएई का बात किया। यूएई एक बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर रहा है हिंदुस्तान का। सऊदी अरब एक बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही स्ट्रॉन्गर पार्टनर रहा है हिंदुस्तान का। इजिप्ट को हमने देखा है कि किस तरीके से अभी हमारे 26 जनवरी के मौके पे वहां के सदर अल-सीसी पहुंचे, ओमान का वहां पे आना, ये तमाम चीजें क्या मैसेज देता है। आज हमारे हिंदुस्तान में बैठे तमाम लोग ये देख पाएंगे कि कैसे ये दिल्ली के अंदर जो एक दुल्हन की तरह सजेगी और कैसे पूरी दुनिया से लोग वहां आके हमारी खूबसूरती को, हमारे कल्चर को देख पाएंगे।